बार फिर स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई-रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो एसएमएस स्ट्रिंग या फिर एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए किसी स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत के पीछे यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस तरह की बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जा सके। यूपीआई का इस्तेमाल शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है। इन इलाकों में स्मार्टफोन के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी और तेज़ होने के चलते हाल ही के वर्षों में यूपीआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन इस तरह के डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ग्रामीण इलाकों के लोग अब भी अनजान हैं। कस्बाई इलाकों में भले ही यूपीआई और मोबाइल वॉलेट से ट्रांजैक्शन बढ़ा है, लेकिन देश के दूरदराज इलाकों में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इसका समाधान निकालने के लिए ही ई-रूपी जैसी प्रणाली की शुरुआत की है। दरअसल इस नए सिस्टम में लाभार्थी या फिर यूज़र को किसी भी बैंक अकाउंट या डिजिटल ऐप की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूपीआई के लिए किसी न किसी ऐप की ज़रूरत होती है और जब ऐप होगा तो उसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत होगी। लेकिन ई-रूपी इन दोनों से स्वतंत्र है। जब इंटरनेट और मोबाइल ऐप की ज़रूरत ही नहीं है तो उसे किसी भी बेसिक या फिर फीचर फ़ोन में आसानी से चलाया जा सकता है। ऐसे फ़ोन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल में लेते हैं। अब ऐसे लोग भी चाहें तो अपने बेसिक फ़ोन में डिजिटल पेमेंट की सुविधा ले सकते हैं। ई-रूपी आपके फ़ोन पर एक वाउचर के रूप में भेजा जाएगा। यह वाउचर आपको एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के ज़रिए भेजा जाएगा। इस वाउचर को आप बिना इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। चूँकि यह नया सिस्टम लोगों को उनके फ़ोन पर एसएमएस के ज़रिए ही मिल जाएगा, इसलिए स्मार्टफोन का ही होना ज़रूरी नहीं है। इस वाउचर को बस एक बार इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके ज़रिए आप सामान खरीद सकेंगे या फिर किसी भी सर्विस के लिए आप पेमेंट कर सकेंगे। पैसा चुकाने के लिए आपको कार्ड, डिजिटल वॉलेट या नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ई-रूपी वाउचर से अगर आप किसी को पैसे चुकाते हैं तो जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा तब तक पेमेंट भी नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुए बिना ही पैसा कट जाता है और उसे बाद में रिफंड कराना होता है, लेकिन ई-रूपी के साथ यह बात नहीं है। यह सेवा पूरी तरह से प्रीपेड होगी। इसमें किसी भी एजेंट, कंपनी या इंटरमीडियरी वॉलेट आदि की ज़रूरत नहीं है। अब तक हम यही करते थे कि यदि हमें किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा चुकाना है तो उसके लिए गूगल पे या फिर पेटीएम आदि ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन ई-रूपी में किसी भी इंटरमीडियरी ऐप आदि की ज़रूरत नहीं होगी। अभी देश के 11 बैंक ई-रूपी की सेवा मुहैया करा रहे हैं। आने वाले समय में 2 और बैंक इससे जुड़ने वाले हैं। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि ई-रूपी वाउचर भेजकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि वाउचर भेजने वाला संस्थान यह देख सकता है कि जिस काम के लिए वाउचर भेजा गया है उस काम में पैसे का कितना इस्तेमाल हो रहा है। वाउचर को कहाँ रिडीम कराएंगे उससे खर्च का हिसाब लग जाएगा। कॉरपोरेट कंपनियां और बैंक अपने काम में ई-रूपी को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही हैं। केंद्र सरकार आरबीआई की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई-रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है, इसका आकलन किया जा सकता है। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं वह ई-रूपी के लिए अंडरलाइंग एसेट का काम करेगा। ई-रूपी की जो विशेषताएं हैं वह इसे वर्चुअली करेंसी से अलग बनाती है और यह एक तरह से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह होता है। देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई-रूपी वाउचर दे सकता है। ई-रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई-रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई-रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं
ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे, तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशंस की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो,
भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है, उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से ये संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे भेज पाएगा? आज जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनट में लोन अप्रूव हो पाएगा? आज भारत में ये भी मुमकिन है। और इसी तरह 8-10 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वाउचर भेजेंगे और काम हो जाएगा? आज ये भी ई रूपी के जरिए मुमकिन हो चुका है। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। इस महामारी के दौरान भी देश ने तकनीक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण भी हमारे सामने है। आज ये ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन सेंटर के चयन में, रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देशवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्था चल रही होती तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ता होता है। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है। साथियों, मुझे याद है कि 4 साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जुलाई महीने में 300 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपे कार्ड भी देश का गौरव बढ़ा रहा है। सिंगापुर, भूटान में भी
इसे लॉन्च किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड़ रुपए कार्ड हैं और देश में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन रुपे कार्ड से भी हो रहा है। इस कार्ड ने गरीब को भी सशक्त किया है, उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबिट कार्ड रख सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है, इसका एक और उदाहरण है पीएम स्वनिधि योजना। हमारे देश में तो रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंभव था। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री ही ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते थे। इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं। ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं, यानी अब उनके लेन देन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पीएम स्वनिधि में ये व्यवस्था की गई है कि 10,000 रुपए का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सैकड़ों रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट, फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए फिनटेक में अनेकों संभावनाएं हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि ई-रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेमेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। मेरा राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-रूपी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साझेदारी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण को और गति देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।